बिकॉज चेक कर लिया मैंने अपनी तरफ से। तो हाँ, एक बार कर ले ज्वाइन, फोन से कर ले। Did you connect? वेदांत क्या हुआ? ओके। यस सर। फाइनली यस। ठीक है, अब तेरे दोनों माइक चल रहे। हाँ ठीक है, एक बार वापस अनम्यूट कर। यस सर। हाँ अब सही आ रही है, फीडबैक आ रहा था पहले। ठीक है, नाउ कैन यू टर्न ऑन योर वीडियो? ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। यस सर। चल बढ़िया। सो गुड, आई एम अत्रे, आई एम उदित सर's elder son। ठीक है, एंड आई विल बी टीचिंग यू केमिस्ट्री। मैं फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ, बट आई ओनली टीच फॉर CBSE एंड IB बोर्ड्स। ठीक है, अभी IIT और वो सारे लेवल पे मैं नहीं पढ़ाता हूँ। ओके, तो तेरा क्या प्लान है? फर्स्ट ऑफ ऑल, आर यू प्लानिंग टू, आई मीन अभी NCERT लेवल का ही करना है कि कैसे सोच रहा है? सर अभी तो एनसीईआरटी का ही करना है केमिस्ट्री। हाँ ठीक है, और फिजिक्स कहाँ से कर रहा है? सर फिजिक्स। फिजिक्स, योर फादर वाज टेलिंग मी पाठक। पाठक। हाँ पाठक सर। हाँ ठीक है, तो उधर सही लग रहा है क्या फिजिक्स? हाँ अभी तक तो सही लग रहा अभी तक तो कितनी क्लासेस हुई? है। 4-5 हुई है। अभी तक क्या है? अब तो डिसीजन ले लेना है ना तुझे। हाँ अन्य ज्वाइन कर लिया। हाँ ठीक है, कौन से चैप्टर चल रहे हैं फिजिक्स में? अभी तो 4th चल रहा है। फोर्थ? वेक्टर। हाँ। कौन सा वाला? तो पहले चालू कर दिया था क्या पाठक सर ने? नहीं। हाँ वो पहले चालू कर दिया था, मैं बाद में आया। हम्म, ठीक है। केमिस्ट्री में क्या हाल है तेरे? कहाँ पे क्या पढ़ रहा है? अभी तक क्या अ- कर रहा था? अभी तक तो नहीं पढ़ा था वो। मैं सब्जेक्ट की दिक्कत आ गई थी शुरू में, फिर ज्वाइन नहीं कर पाया था। सब्जेक्ट की दिक्कत कैसे? वो स्कूल वाले ने कॉमर्स में डाल दिया था शुरू में। तो अच्छा बोर्ड के बाद अभी सब्जेक्ट चेंज करा है। अच्छा अच्छा, तो अभी जो रिजल्ट आए उसके बाद ठीक हाँ। कर दिया? ठीक है ठीक है। और 10th में क्या रहा था तेरा वैसे, केमिस्ट्री साइंस में इन जनरल? साइंस में ज्यादा अच्छा नहीं था। कितना? साइंस में तो 61 आए थे और मैथ्स में 94 आए थे। अच्छा गुड। 61? कहाँ पे दिक्कत आई थी देखो सबसे ज्यादा? बायो और केमिस्ट्री में आई थी।
बायो और केमिस्ट्री में? लोगों को फिजिक्स में आती है, तेरे को उल्टा हो रहा है। चल ठीक है, तो अभी तो पीसीएम ही लिया ना तूने 11th में? क्या? अभी तो पीसीएम ही लिया ना 11th में? हाँ। ठीक है, चल। सो आज अपन चैप्टर 2 करेंगे, विच इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, चैप्टर 1 जो है दैट इज अ वेरी बेसिक चैप्टर। तूने पढ़ा है क्या अपने स्कूल में? स्कूल में चालू हुआ है क्या कुछ अभी तक? स्कूल में हाँ स्टार्ट हो गया, सेकंड चैप्टर ही करा रहे थे अभी। हाँ, सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है वो इम्पोर्टेंट है, डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है, बट इट इज नॉट, मतलब वो इतना ज्यादा यूज नहीं आता है हम लोगों को। वो ऐसी चीज है जो हम दूसरे चैप्टर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। और बिल्कुल 9th स्टैंडर्ड वाली चीजें हैं ये। दिस इज लाइक लिटरली 9th स्टैंडर्ड की चीजें, ऑल पुट टुगेदर इन वन चैप्टर। ठीक है, सो इसलिए हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। अगर तू एक बार इसको पढ़ के देखना, कहीं दिक्कत आ रही है देन वील डिस्कस इट, या हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम होगा बाद में तो हम कभी फर्स्ट चैप्टर करेंगे, वरना फर्स्ट चैप्टर शुड बी वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ओके। ओके, हाँ। तो इसलिए हम चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे, विच इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। नाउ, क्या कहाँ तक करा दिया अभी स्कूल में? स्कूल में तो मुझे पता नहीं ज्यादा। मैंने क्यों? स्कूल में बाद में ज्वाइन किया था तो समझ कम ही आया था। अच्छा, तो फिर भी कौन से उस पे है? कितने क्लासेस हो गए स्कूल में? स्कूल का अम, और फिजिक्स की नहीं, केमिस्ट्री की याद याद नहीं है मुझे। चल ठीक है। ओके, सो कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटम? पढ़ा हुआ होगा ये तूने? हाँ पढ़ा तो था कहाँ पे उसमें। पढ़ा हुआ है, कब पढ़ा हुआ है, कौन सी क्लास में पढ़ा हुआ है, और क्या कृष्ण पढ़ा हुआ है? कृष्ण निशान पढ़ा था 10th में। 10th में पढ़ा था? आर यू श्योर? 10th में तो है ही नहीं है चैप्टर। स्ट्रक्चर बना था। 9th में है ये चैप्टर। स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज इन 9th। ठीक है, 10th में आता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एसिड बेस, सॉल्ट्स, ये सारी चीजें हैं केमिस्ट्री के अंदर। स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है दिस इज अ चैप्टर ऑफ 9th। ओके, नाउ क्या पढ़ा था, क्या क्या याद आ रहा है तुझे अभी तक? कि बीच में न्यूक्लियस होता है और साइड में एटम, 2 8 8 ऐसे वो स्ट्रक्चर होता है कि शुरू में 2 होते हैं, फिर उसके नेक्स्ट साइड में 8 होते हैं, अच्छा 18। ये आना जाता ठीक है। अच्छा, अगर मैं तेरे से पूछूं कि तेरे को केमिस्ट्री में सबसे डिफिकल्ट चीज क्या लगती है, या तेरे को सब्जेक्ट पसंद में नहीं आता है या सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है, दो अलग अलग चीजें हैं ये। ठीक है, है। सब्जेक्ट पसंद में नहीं आना इज अ डिफरेंट थिंग, सब्जेक्ट समझ में नहीं आना इज अ डिफरेंट थिंग, या सब्जेक्ट किसी वजह से टफ लगता है। हाँ। क्या है केमिस्ट्री में? हाँ, थोड़ा इक्वेशन में दिक्कत आती है वो, कि कैसे वो होती है कैसे वो इक्वेशन। बन रही है, कैसे लिखना है, वो हाँ। सारी चीजें। ओके, और और थ्योरी में दिक्कत नहीं आती। थ्योरी समझ में आती है अच्छे से? हाँ। ठीक है, एनीथिंग एल्स? बस इतना। बाकी याद वाद करने में दिक्कत आती है क्या तुझे? इक्वेशन याद करने में दिक्कत आती है और थ्योरी याद आती ठीक है, सो केमिस्ट्री जो है दैट इज अ वेरी लॉजिकल सब्जेक्ट इटसेल्फ। है। ठीक है, ये बहुत मैथ्स की तरह है जो उदित सर पढ़ाते हैं। ठीक है, काफी मैथ्स की तरह है, बट ऑब्वियसली मैथ्स जो होता है दैट इज अ टॉप डाउन सब्जेक्ट। इसका क्या मतलब हुआ, और ये उदित सर ने भी बताया होगा शायद क्लासेस में, कि मैथ्स जो है फाउंडेशनल एलिमेंट्स पे बिल्डअप है, और फिर उसको हम ऊपर 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 बिल्डअप करते जाते हैं। ठीक है, हाँ। जैसे अपन ने लिखा कि लाइन क्या होता है, सर्कल क्या होता है, फिर उससे हमारे पास हेक्सागन, पॉलीगन, वो सारे कॉन्सेप्ट्स आए, उसके बाद फिर हमने कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री, वो सारी चीजें बनाने लग गए। ठीक है, सो इट्स अ टॉप डाउन अप्रोच इन साइंस, ऑल ऑफ द साइंस। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कोई सा भी हो, ऑल साइंस इज अ टॉप
डाउन अप्रोच। क्यों? क्योंकि हमें सारी चीजें नहीं पता है। वी फर्स्ट लर्न एंड सी फ्रॉम आवर सराउंडिंग्स कि भाई क्या हो रहा है, ये पेड़ जो है ये ऊपर क्यों उग रहा है और इसकी रूट्स नीचे क्यों जा रही हैं, ये जो एटम्स हैं या ये जो मटेरियल है ये इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहे हैं, एंड सो ऑन। हम लोग पहले देख रहे हैं और फिर विच इज द टॉप, पहले देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, एंड देन वी ट्राई टू गो डाउन टू द बॉटम ऑफ इट, विच इज कि ये जो देख रहे हैं वो क्यों हो रहा है। डिफरेंस समझ में आया अप्रोचेस में? ठीक है। साइंस इज अ स्टडी ऑफ नेचर। ओके, साइंस इज अ स्टडी ऑफ नेचर। दैट मीन्स हम नेचर को समझने के लिए साइंस पढ़ते हैं। ठीक है, बट एक बार हमने साइंस पढ़ ली, समझ ली, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, देन वी कैन यूज इट। ठीक है, जैसे हमने बायो में समझ लिया कि भाई ये हमारे एंजाइम्स हैं, अंदर बॉडी में काम आ रहे हैं, टू देयर इज सम एंजाइम व्हिच ब्रेक्स डाउन द शुगर्स इन आवर बॉडी। कौन सा होता है ये एंजाइम? नहीं पता। पैनक्रियास से निकलता है, पैनक्रियास सेक्रीट करते हैं। बाइल जूस। हम्म। बाइल जूस वो तो लिवर का होता है। हाँ, तो फिर नहीं पता। पैनक्रियास बोल रहा हूँ तो। नहीं पता। डायबिटीज जिसकी वजह से होती है। अच्छा, डायबिटीज, इंसुलिन। यस। क्या कर रहा है? इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है मैंने तुझसे। पैनक्रियास से निकलता है, शुगर को ब्रेक डाउन करता है, डायबिटीज उससे होती है। आया समझ में? इसके हाँ। ये डेफिशिएंसी होती है, जब ये एंजाइम प्रॉपर्ली नहीं निकलता है तभी तो डायबिटीज होती है ना। इसीलिए तो वो इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं लोग। करेक्ट? ठीक है। सो नाउ हमें ये पता चल गया कि यार ये इंसुलिन शुगर को ब्रेक डाउन करता है, उसकी वजह से हमें डायबिटीज होती है। तो हमने क्या किया, हमने लैब में बैठ के इंसुलिन बनाया, उसको एक सिरिंज में डाला और फिर बोला कि आप इसको बाहर से लगा लो, आपके अंदर के ऑर्गन्स नहीं बना पा रहे, बाहर से लगा लो आप, लंबे टाइम आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। करेक्ट? सो वी अंडरस्टूड व्हाट इज हैपनिंग, वी ऑब्जर्व फ्रॉम आवर सराउंडिंग्स, लर्न फ्रॉम नेचर कि ऐसा होता है नेचर में, एंड देन वी मैन्युपुलेटेड इट। फिर उसको हमने यूज करके कुछ अच्छी चीज बनाई। आया समझ में? तो पहले तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइंस होता क्या है, विच इज द स्टडी ऑफ नेचर, एंड वंस वी स्टडी इट देन वी कैन यूज इट टू आवर एडवांटेज। ठीक है, सारी चीजें हम अपने एडवांटेज के लिए फिर बना सकते हैं। केमिस्ट्री ऑन द अदर हैंड इज ऑल्सो सिमिलर। इंसुलिन बनाने के लिए बायो से हमने समझा कि इंसुलिन इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री से हम वो एक्चुअली में इंसुलिन बना पाएंगे। ठीक है, ये जो बुक्स में केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो अलग अलग कर देते हैं, दैट इज कंप्लीट स्टूपिडिटी। ऐसा करना बिल्कुल स्टूपिड होता है, क्योंकि ये तीन सिर्फ एक मीडियम्स हैं पढ़ने के लिए, बट ऑल ऑफ देम आर कनेक्टेड। क्या मैं इंसुलिन बना सकता हूँ सिर्फ बैठे बैठे कि भाई अच्छा बायो में मैंने देख लिया इस तरह से डायबिटीज होती है, क्या मैं उसकी वजह से इंसुलिन बना सकता हूँ? नहीं। ऑब्वियसली नॉट। आई नीड टू नो केमिस्ट्री सो दैट आई नो कि भाई वो इंसुलिन के अंदर कौन से एटम्स, मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, एंड देन उनको कंबाइन कैसे करना है। ठीक है, और ऑब्वियसली वो स्टेबल भी रहना चाहिए। फाइन। सो केमिस्ट्री उधर आ गई, एंड फिजिक्स की वजह से फिजिक्स हम उधर यूज करते हैं जहाँ पे वो मशीन्स बना रहे हैं हम, कि भाई अगर मुझे एक सेंट्रीफ्यूज में उस मिक्सचर को घुमाना है, जो भी लिक्विड हम बना रहे हैं, तो वो सेंट्रीफ्यूज किससे बना है? फिजिक्स के थ्रू। आ रहा है ना समझ में? सेंट्रीफ्यूज पता है ना तुझे क्या होता है? हाँ। पता है या नहीं पता? नहीं पता। अभी अभी नहीं पता था। कभी लैब में गया है क्या तू, ब्लड हाँ, टेस्ट करवाने या कुछ, या ब्लड कोई टेस्ट डॉक्यूमेंट्री में देखा होगा याद नहीं है सब। जहाँ पे ऐसे टेस्ट ट्यूब लगाते हैं? सो सेंट्रीफ्यूज इज मशीन। ठीक है, एक छोटी सी मशीन होती है, उसमें ऐसे 10 ये टेस्ट ट्यूब लगाते हैं साइड में, और फिर वो उस उनको टेस्ट ट्यूब्स को घुमाता है, जैसे अपने
ये फन किंगडम और बाकी अलग अलग जगहों पे ऐसे राइड्स होती है ना, हाँ उस तरीके का वो ब्लड के जो सैंपल है उसको घुमाता है, रोटेट करता है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके, और उसकी वजह से क्या होता है, वो सेपरेट हो जाता है, जो ब्लड होता है इट सेपरेट्स आउट, वो प्लेटलेट्स अलग हो जाती हैं उसके उसके रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स सब अलग अलग हो जाते ठीक है। हैं। ओके, तो ये मेथड है, वो मशीन बनाने के लिए फिजिक्स यूज होती है। आया समझ में? हाँ ओके, so all these things are linked to each other. Now can you give me the answer कि हमें ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ने की क्या जरूरत है? जिससे कि ना ऐसे तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एक दो रीजंस बता दे बस मुझे, तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग टू मच, बट आई वांट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि तूने ये एक बार चैप्टर पढ़ा हुआ है 9th में, हाँ कि कुछ अपन को फायदा भी है कि यार अपन फालतू में पढ़ रहे हैं, बुक में दिया हुआ है इसलिए पढ़ रहे हैं। स्ट्रक्चर। बुक में दिया हुआ है इसलिए सोच सोच, कुछ तो फायदा होगा यार, अभी नहीं तो थोड़े टाइम बाद होगा। ये तो ज्यादातर दवाइयों में उसमें काम आता है। जैसे ओके, और और एनवायरनमेंट की स्टडी में काम आ सकता है एनवायरनमेंट की स्टडी में कैसे काम आएगा? कि रस्टिंग और प्लांट्स में क्या क्या होता है। वो तो प्रोसेस। केमिस्ट्री इन जनरल की बात कर रहा है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसे काम आ रहा है भाई? ये एटम जो इतना छोटा सा चीज है जो मैं देख भी नहीं सकता, उसका स्ट्रक्चर जान के मेरा क्या फायदा है, इज व्हाट माय क्वेश्चन इज। नाउ अंडरस्टैंड कि एवरीथिंग अराउंड अस फर्स्ट ऑफ ऑल इज मेड अप ऑफ एटम्स। ठीक है, ये तो अपन 8th स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आ रहे हैं। हाँ ठीक है, अब अगर सब कुछ एटम से बना हुआ है, चाहे से वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे से वो हमारा मिल्क हो, चाहे से कुछ भी हो, तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर, दैट मीन्स इसके अंदर क्या चीज है वो समझूंगा, तो आई कैन ऑल्सो मैनिपुलेट दैम। ठीक है, विच इज व्हाट हैपेंस इन केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस जो होता है, दे हैपन बिकॉज दीज एटम्स आर कंबाइनिंग विद ईच अदर। ठीक है, ये जब एटम्स हैं, जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम जब कंबाइन करेंगे तभी तो वाटर मिलेगा हमको। हाँ ठीक है, सो अगर हमें ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम पता है कि यार अच्छा ये एटम जो है ये इस तरह से बना हुआ है, तो हम उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं कि इफ आई वांट अ पर्टिकुलर कंपाउंड टू हैव अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, देन आई कैन यूज दिस नॉलेज टू माय एडवांटेज। ठीक है, एंड आई विल गिव यू एग्जांपल्स अलोंग द वे कि कैसे वो होता है। ओके, और जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से होता है, क्या उसमें कौन से चार्जेस फ्लो करते हैं इन अ करंट? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। प्रोटॉन भी करते हैं फ्लो। प्रोटॉन नहीं बता। एक वायर के अंदर कौन से चार्ज फ्लो करते हैं, नेगेटिव होते हैं या पॉजिटिव होते हैं, उनका क्या? नेगेटिव होते हैं। सिर्फ नेगेटिव होते हैं? ये इसका पक्का नहीं। हम्म, पक्का नहीं कह सकता। अब देख कितना दिक्कत है 10th तक का। इन एंड अब वो भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम से समझ में आएगा कि in a wire, in an electric circuit, the only things that move are electrons. सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन्स ही हैं जो पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड या नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड जा सकते हैं, और उसी की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज ऑफ विच वी आर सीइंग ईच अदर, इंटरनेट बोल लो या ये लैपटॉप्स बोल लो, वो सब इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही हो रहा है। ठीक है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि यार ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे चल सकते हैं। ठीक है, कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, हाउ आर दे मूविंग एंड व्हाई आर दे मूविंग एंड सो ऑन। ठीक है, सो ऑल ऑफ दीज आंसर्स
can be found and understood by this chapter. Now, अब क्विकली जो आज की क्लास होगी दैट विल बी मोस्टली, ठीक है, नॉट कंप्लीटली बट मोस्टली इट विल बी on the same topics as you did in ninth. Okay, so you should be able to remember them and follow through easily. जो next class होगी वहां पे हम actual में advanced level में जाएंगे, या आज में भी थोड़ा सा काफी कुछ extra होगा ninth से of course, but in next class it will actually be much more than that. ठीक है? Okay. Now, structure of atom. सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ये आया कहां से एटम, ठीक है? इसका कॉन्सेप्ट हमें बताया गया था माइक्रोस्कोप से। क्या? माइक्रोस्कोप से पता? माइक्रोस्कोप से नहीं पता चला था? क्या कर रहा है? माइक्रोस्कोप से सेल के बारे में पता चला था, एटम के बारे में नहीं पता चला था। आया क्या समझ में? हाँ, आ गया। ये इस तरह का सेल दिखता है तुम लोगों को माइक्रोस्कोप के अंदर। ये लिखा हुआ है बुक में, तुम्हारी 10th की बुक में या 9th की बुक में, जो भी है। इस तरह का सेल होता है, इट्स एन अनियन पील सेल और इट्स अ कॉर्क सेल और व्हाटएवर। तो वो चीज हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। एटम को हम माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं, ठीक है? आज तक भी नहीं देख सकते। ओके, तो आज भी अगर माइक्रोस्कोप को देखेगा, ट्राई करेगा, यू वोंट बी एबल टू सी एन एटम। ओके, अगर ऐसा देख पाते तो हम ये बात करते ही नहीं। देखो, आ रहा है समझ में? अगर मेरे को पता ही होता कि भाई मैं माइक्रोस्कोप से देख सकता हूँ तो ये चैप्टर ही खत्म हो गया होता अभी तक, कि भाई इस तरीके का डायग्राम है, ले लो, ठीक है? ओके, तो ये जो एटम है ये डाल्टन ने बताया था। डू यू रिमेम्बर व्हाट हु डाल्टन वाज? याद तो था, अभी याद क्या होता है? 10th का भूल गया मैं छुट्टियों में। सब भूल गया? हाँ। ओके, तो डाल्टन ने दी थी एटॉमिक थियोरी। डाल्टन ने दी थी एक एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी का क्या मतलब हुआ कि इट्स अ थ्योरी। व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड? अभी मैं सारे क्वेश्चंस कर रहा हूँ जिससे कि देखो समझ में आए कि कितना ज्यादा वीक है तेरा 9th और 10th का केमिस्ट्री, ठीक है? बिकॉज दीज कॉन्सेप्ट्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड साइंस। क्या होता है थ्योरी? थ्योरी उसके बारे में बताया गया। उसके बारे में बताया गया बस, और हमने मान लिया। थ्योरी मतलब ना उस एक चीज के पर्टिकुलर उसकी पूरी डिटेल्स बताएगी। नॉट रियली, बट ठीक है। और कुछ? थियोरी जो होता है, दीज आर हाइपोथेसिस, ठीक है? हाइपोथेसिस का क्या मतलब हुआ कि यार मैंने बहुत सारी रिसर्च कर ली है या पढ़ ली है या कुछ भी देख लिया है, और अब उसके हिसाब से मैं एक थ्योरी प्रपोज कर रहा हूँ। प्रपोज करने का मतलब कि आई डोंट हैव all the data and all the solutions right now, but I think it can be in this form, ठीक है? जैसे न्यूटन के ऊपर जब वो एप्पल गिरा, जो कि स्टोरी सब लोगों को पता है, नो वन न्यू कि वो क्यों हो रहा है, बट न्यूटन ने एक थ्योरी दी कि ऐसा हो सकता है कि ये जो अर्थ है, दिस इज अट्रैक्टिंग द एप्पल डाउन। एंड अगर ये थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर ये एप्पल को एक अट्रैक्ट कर सकता है, दैट मीन्स ये जो फोर्स है ये मून को भी अट्रैक्ट कर सकता है, एंड द सेम फोर्स कैन अट्रैक्ट द अर्थ टू द सन। ये थ्योरी थी ऑफ द ऑफ न्यूटन। आया समझ में? थ्योरी थी, उसको ही डिडंट पता नहीं हैव, था। हाँ पक्का नहीं था। पक्का करने के लिए उसके पास कोई तरीका भी नहीं था, ठीक है? तरीका क्या था कि ये मेरी थ्योरी है, इस तरह से ये फोर्स हो सकता है,
और उस थ्योरी के ऊपर उसने सारा पूरा मोशन, लॉज ऑफ मोशन, फोर्स, सब कुछ लिख डाला, और ग्रेविटेशन के ऊपर सब कुछ लिख डाला कि ये मेरी थ्योरी कि यार इस तरह से दो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स होगा, एंड दिस फोर्स आई विल कॉल ग्रेविटेशनल फोर्स। और उस फोर्स को अगर मैं सारी जगह पे लगाऊं, विच इज बिटवीन द अर्थ एंड एन एप्पल एंड द अर्थ एंड अ मून एंड द सन एंड द अर्थ, वो सारी चीजें होल्ड कर रही हैं। आया समझ में? पर पर इसका ये मतलब नहीं है कि हिज थ्योरी वाज 100% कंप्लीट। इसका ये भी मतलब नहीं है कि हिज थ्योरी वाज विल कंटिन्यू फॉरएवर। ठीक है, इसका ये मतलब है कि जब तक आइंस्टीन नहीं आया था तब तक ये थ्योरी ठीक थी, बट आइंस्टीन ने आके बोला कि भैया ये न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल लॉ वाला सीन है ये पूरा अच्छे से समझाया हुआ नहीं है, देयर इज स्टिल समथिंग मिसिंग, एंड दैट समथिंग मिसिंग ही सेड वाज स्पेस एंड टाइम। दैट दिस ग्रेविटेशन, as Newton has said कि gravitational force होता है, that gravitational force हो सकता है but it's not complete. We should replace the gravitational force by something called a space time. ठीक है, सुना है ये कभी? नहीं, ओके। नहीं सुना। स्पेस टाइम मतलब ये, अगेन दिस इज अ थ्योरी गिवन बाय आइंस्टाइन, अगेन थ्योरी, ही डिडंट हैव एनी प्रूफ। ओके, कि जो टाइम है, ग्रेविटी की वजह से टाइम ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स कैन चेंज। दैट मीन्स जो हमारे लिए 1 घंटा है अर्थ पे, हो सकता है कोई दूसरे प्लैनेट पे वो 1 घंटा 10 दिन के बराबर हो, बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेविटी। दैट मीन्स व्हाट? दैट the planet's gravity is actually changing the time on that planet. ओके, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग, अभी हम उस पर नहीं जाएंगे बिकॉज वो फिजिक्स के अंदर है, बट आई एम टेलिंग यू द थिंग कि यार ये जो थ्योरीज हैं दीज आर नॉट सेट इन स्टोन। ठीक है, ये चेंज हो सकते हैं, दीज चेंज, दीज इवॉल्व अगेन एंड अगेन। ओके, सो व्हाट हैपेंड विद ग्रेविटेशन इज न्यूटन ने एक थ्योरी बनाई ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, एंड 150 साल तक कोई उसको हिला नहीं पाया, कोई आके बोल नहीं पाया कि ये सही नहीं है। ठीक है, सो सब लोगों ने मान लिया कि भाई ये तो अल्टीमेट चीज बता गया न्यूटन, अब इसको कोई हिला ही नहीं सकता। बट आइंस्टाइन आया इन 1900s एंड ही सेड कि नो, व्हाट न्यूटन गेव इज नॉट कंप्लीट। ही डिडंट से ही वाज रॉन्ग, ठीक है, ही सेड इट्स नॉट कंप्लीट एंड हियर इज माय एडिशन टू इट, कि न्यूटन की जो थ्योरी है उसमें ये मेरा भी ऐड कर दो, तो अब नाउ इट हैज सम मोर मीनिंग। ठीक है, उसकी वजह से, बिकॉज ऑफ दीज टू थ्योरीज कंबाइंड, वी हैव नाउ फाउंड ब्लैक होल। ठीक है, ब्लैक होल, वर्म होल, ये सारी चीजें अब उस उन दोनों थ्योरीज के एडिशन की वजह से हो रहा है। आया क्या समझ में? हाँ। ठीक है, व्हाई एम आई टेलिंग यू सो मच अबाउट थ्योरी? बिकॉज दिस गाय, ये जो साइंटिस्ट था डाल्टन, इसकी जो ये थ्योरी थी एटॉमिक थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग he said that atoms are indivisible. हाँ। ये पढ़ा होगा तूने, सुना भी होगा। ठीक है, क्या मतलब होता है इस वर्ड का? कि वो डिवाइड नहीं हो सकता एटम वो फर्दर। डिवाइड नहीं हो सकता, दैट मीन्स इट इज सच ए फंडामेंटल स्मॉलर यूनिट, इतना छोटा, इतना फंडामेंटल यूनिट है कि अब उसके अंदर कुछ है ही नहीं, मतलब वही सबसे बेसिक चीज है। ठीक है, and that is where the theory goes wrong. It is correct in a lot of ways. ठीक है, एटॉमिक थ्योरी जो है ये करेक्ट है काफी वेज में, बट इस केस में दिस इज नॉट राइट, बिकॉज हमें अब पता है कि एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं। ठीक है, ये तीन तो होते ही हैं।
अब तो जो करंट रिसर्च चल रही है उसमें तो बोल रहे हैं कि इनके अलावा भी और भी चीजें हैं, बट वो हमारे स्कोप के बाहर हैं अभी, ठीक है। बट ये जो एटम्स इसने बोले थे इंडिविजिबल है, क्लियरली दे आर, इट इज डिविजिबल बिकॉज वी नो देयर आर एटलीस्ट 3 more थिंग्स इनसाइड इट, ठीक है। सो नाउ द क्वेश्चन कम्स कि हमारे पास ये 3 चीजें आई कहां से। दैट मीन्स हाउ डिड वी रियलाइज कि एटम इज डिविजिबल फर्स्ट, ठीक है। कि हमें ये जो थ्योरी बता गया था डाल्टन, ये हमें पता कैसे चला कि अच्छा यार ये सही नहीं है, there are things inside it, and then how did we find it? Okay, so there now I'm going to tell you an experiment जो कि इलेक्ट्रॉन ढूंढने के लिए किया गया था, ठीक है। this is called the cathode ray experiment, ठीक है। मैं ऊपर लिख देता हूं थोड़ा। रिमेंबर, ये मैं उस टाइम की बात कर रहा हूं जब हमें ये सारी चीजें नहीं पता थी, ठीक है। डू नॉट टेक फॉर ग्रांटेड कि अभी हमें अगर पता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, उस टाइम के साइंटिस्ट को ये चीज नहीं पता थी। इसीलिए ये सारे एक्सपेरिमेंट्स जो हम बात करेंगे वो किए गए थे। एक्सपेरिमेंट्स करके ही पता लगाया जाता है, अपने आप नहीं पता लग जाता है, सब किसी ने बुक ऑलरेडी लिख के नहीं भेजी है, ठीक है। सो कैथोड रे experiment. Any idea what cathode ray is? कैथोड नहीं, पहली बार ही सुना। Sorry, नहीं नहीं पता। कैथोड क्या होता है? कैथोड रॉड होती है। ओके, हाँ, ऐसे कोई भी रॉड, ये मैंने नहीं रॉड नहीं, बना दी इसको, ग्लास रॉड होती है मेरे साथ। ग्लास ग्लास रॉड को कैथोड बोल देंगे, तो फिर ग्लास रॉड किसको बोलेंगे? नहीं पता। इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ी क्या तूने 10th में? कैथोड एनोड होते हैं, क्या होता है ये? पढ़ा। क्या होता है? तो कैथोड एनोड अब तो आ जाना चाहिए। एनोड भी कुछ होता है इसके अलावा, कटायन अनायन भी होता है। चार ठीक। हम्म, नहीं पता कि वर्ड्स याद आ रहे हैं कि इनका मीनिंग नहीं पता? मीनिंग याद नहीं है, वर्ड तो याद है। अच्छा, अब देख, ये उदित सर ने भी देखो बोला होगा, याद रखने वाला जो केस है इसको मिनिमाइज करना है, ठीक है। जितना तू ट्राई करेगा कि भाई ये भी याद नहीं है मुझे, ये भी याद नहीं है, वो भी याद नहीं है, उतना ही तू भूलता भी जाएगा क्योंकि तेरा ब्रेन नहीं संभाल पाएगा इतनी सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है। दैट्स वेयर लॉजिक कम्स इन, ठीक है। कि यार ये क्यों हो रहा है, कैन आई अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोराइजेशन में यही फर्क होता है। मेमोराइजेशन में मगअप करना पड़ता है, याद करना पड़ता है। अंडरस्टैंडिंग में समझना पड़ता है, क्योंकि एक बार तू समझ गया तो फिर आगे की चीज अपने आप समझ में आ जाएगी। let me make you understand. Now this is completely off our topic, but I'm making you understand because basics clear नहीं होंगे तो आगे का सब दिक्कत आती जाएगी। Okay, let's first talk about these. These are types of ions. Ions क्या होते हैं? चार्ज। चार्ज नहीं, ions ions are charged particles. चार्ज पार्टिकल। Yes, वर्डिंग पे बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना है, ठीक है। चार्ज नहीं होते हैं आयंस, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। एंड देर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, नेगेटिव। पॉजिटिव, यस, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव, ठीक है। ये बनते कैसे हैं? आयंस ऐसे बनते हैं,
और ये हम चैप्टर के अंदर भी अच्छे से और समझेंगे, बट बेसिकली सपोज, क्योंकि 10th में किया हुआ है इसलिए समझा रहा हूँ, आई मीन 9th में किया हुआ है, सॉरी। सपोज एक हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, कैसे बनाते हैं, बीच में न्यूक्लियस होता है और फर्स्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, ये याद है? हाँ। ठीक है, दिस इज अ न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम का क्या मतलब हुआ कि अंदर एक प्रोटॉन है, बाहर एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नेगेटिव है। सेल है। हाँ, कंप्लीट सेल है। कंप्लीट शेल कैसे है? तो न्यू तो रिएक्ट तो कंप्लीट शेल नहीं है ये। अब एक और आ कंप्लीट, हाँ एक और आएगा तब वो कंप्लीट शेल होगा। सकता है। ठीक है, अभी ये कंप्लीट शेल नहीं है। फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो दो सकते हैं। टू ओके, एट टू अब देख, इसको रटना बोलते हैं, 2 8 8 18। टू एन स्क्वायर। हाँ, तो अब वो हम उस पे आएंगे, उसी वो चैप्टर के अंदर ये अच्छे से एड्रेस करेंगे, बट अभी मैं तेको सिर्फ आयन समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आयन्स बनते कैसे हैं। ठीक है, आयन्स ऐसे बनते हैं, सपोज ये मेरा एक एटम है, दिस इज अ न्यूट्रल एटम और नॉट? न्यूट्रल एटम का क्या मतलब होता है? कि कोई चार्ज नहीं है। कोई चार्ज नहीं है। कोई चार्ज नहीं है का क्या मतलब हुआ, जो अंदर प्रोटॉन्स हैं विच इज पॉजिटिव चार्ज, उनका जो नंबर है वो इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल है, तभी न्यूट्रल होगा। ठीक है, अंदर का जो प्रोटॉन है, ये हाइड्रोजन एटम है, हम्म, ठीक है, हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन होता है अंदर और एक इलेक्ट्रॉन होता है बाहर। जब प्लस और माइनस दोनों सेम है तो वो इक्वल हो गए, कैंसिल आउट हो गए, देयरफॉर न्यूट्रल बन गया। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, if this electron gets removed out, what happens? पॉजिटिव हो जाएगा। वो पॉजिटिव बन जाएगा। और वो पॉजिटिव क्यों बनेगा? बिकॉज बाहर कोई कोई भी नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन नहीं। नहीं है। हाँ, नेगेटिव चार्ज बैलेंस करने के लिए है ही नहीं, अंदर एक पॉजिटिव चार्ज है, सो दिस बिकम्स अ पॉजिटिवली आयन, सॉरी पॉजिटिवली चार्ज्ड H प्लस आयन। हम्म, ठीक है, दिस इज एन आयन। आया समझ में? लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल क्विकली। सपोज Cl ले लेते हैं। Cl के 3 शेल्स होते हैं, ठीक है, 17 एटॉमिक नंबर होता है। हम्म, ओके, 17 एटॉमिक नंबर का क्या मतलब हुआ, 2 अंदर हुए, 8 एट सेकेंड शेल में हुए, 10 और सेवन। और 7 आउटर मोस्ट शेल में होंगे। ठीक है, सो मैं बना नहीं रहा हूं, आई एम जस्ट राइटिंग 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इन द आउटर मोस्ट शेल। दिस इज Cl atom. When I write Cl atom, this means this is a neutral atom. जब मैं सिर्फ क्लोरीन एटम लिख रहा हूँ, कोई चार्ज नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, तब ये एक न्यूट्रल एटम है। ठीक है, इसके अंदर मैंने प्लस इलेक्ट्रॉन कर दिया, दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, कहीं से भी लाके जुगाड़ करके किसी भी तरह से मैंने इसको एक इलेक्ट्रॉन पकड़ा दिया। ठीक है, व्हाट विल हैपन, everything else will remain the same except for the थर्ड शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन की जगह 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 8 इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब हुआ, अंदर जो प्रोटॉन थे वो तो 17 ही है, क्योंकि 17 एटॉमिक नंबर है ना। ठीक है, अंदर तो जो प्रोटॉन्स है वो तो 17 ही है, बाहर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 18 18। दैट मीन्स व्हाट, चार्ज आएगा या नहीं आएगा, आएगा, नेगेटिव है। नेगेटिव, 1 नेगेटिव चार्ज एडिशनल हो जाएगा। सो नाउ दिस बिकम्स Cl नेगेटिव आयन। आया ये समझ में? आगे ठीक है, ये अभी सिर्फ हम आयंस की बात कर रहे हैं कि ये चार्ज पार्टिकल्स बनते कैसे हैं। दिस इज समथिंग दैट यू शुड हैव बीन टॉट इन 9th क्लास, बट नहीं समझाते हैं ना तो टीचर्स
ना स्कूल में, ना बाहर, कहीं पे भी, क्योंकि उनको भी नहीं पता होता यूजुअली। ठीक है, आयंस क्लियर हो गया। पॉजिटिव नेगेटिव कैसे बनते हैं, आयंस बनते कैसे हैं, करेक्ट। नाउ जो पॉजिटिव वाले होते हैं आयंस, इनको हम हटा दूं, इसको मैं। हाँ हटा दो। जो पॉजिटिव आयंस होते हैं, ये सब तेरे को लिखना है। तो लिख भी रहा है कि नहीं लिख रहा है, मेरे को लग नहीं रहा है बिल्कुल भी। नहीं लिख नहीं रहा था, सॉरी। सॉरी का क्या मतलब है यार, ये क्या पढ़ना भी मैं सिखाऊंगा क्या? मैं सम... क्लास में बस सुनने के लिए थोड़ी है ये। सुनना ही है तो टेप रिकॉर्डर लगा ले। मतलब ही क्या हुआ, मैं इतनी देर से, ऑलमोस्ट 1 घंटा होने वाला है अपन को। हर क्लास के बाद में जाके रिवीजन करना होता है, वरना वो पूरी क्लास बेकार है। और रिवाइज कैसे करेगा, दिमाग से चल जाएगा सब कुछ, याद आ जाएगा अत्रे सर ने क्या बताया था, उदित सर ने क्या बताया था, बस फटाक से। हद हो गई यार। अभी याद नहीं आएगा तुझे? आधे घंटे में जो कराया वही सब याद नहीं आएगा? फटाफट रिकैप लिख। आयंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। आयंस क्या होते हैं? चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। इसको बोलते हैं समझना, ठीक है, इसको रटना नहीं बोलते हैं। दिस इज ये समझने के लिए हम ऐसे लिख रहे हैं कि आयंस क्या होते हैं, दीज आर चार्ज पार्टिकल्स। ये जो चार्जेस होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। ठीक है, पॉजिटिव तो क्या नाम होएगा? अभी नाम मैं बता दूंगा, पहले जो अभी हमने किया है वो लिख। ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं। फिर कैसे बनते हैं ये आयंस, वो हमने देखा कि भाई एक जो न्यूट्रल एटम होता है, फॉर एग्जांपल एच एटम, एच एटम में जब वो एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, रिमूव कर देता है, तो वो एक H प्लस आयन बन जाता है, क्योंकि अंदर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑब्वियसली विल स्टे द सेम, और बाहर का इलेक्ट्रॉन हट गया है। सो एक पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर आ गया है। पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से नाउ वी विल कॉल दैट थिंग H प्लस आयन। सिमिलरली अगर एक Cl एटम लिया है, एंड व्हेन आई एम सेइंग Cl एटम, इट्स अ न्यूट्रल एटम। ठीक है, दैट मींस सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब इसमें मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा, इट विल बिकम अ Cl माइनस आयन। क्यों? क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन की वजह से बाहर के शेल के में उसके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। दैट मींस टोटल इलेक्ट्रॉन्स विल बी 18 and total protons will be 17. That means there will be a one negative charge on the whole system, and उसकी वजह से हम उसको एक Cl नेगेटिव आयन बोलेंगे। निकल। ठीक है, इससे पहले जो हमने किया था वो क्या था? इससे पहले हमने ये किया था कि भाई ये जो एटम्स हैं, ये एटम्स कहाँ से आए थे? डाल्टन ने बताया था सबसे पहले। डाल्टन हैड रिटन व्हाट, ही हैड गिवन द एटॉमिक थ्योरी। उसको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी भी बोलते हैं। द प्रॉब्लम विद डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वाज कि उसने बोला था कि एटम वर इनडिविजिबल। एंड इनडिविजिबल तो है नहीं, क्योंकि अभी हमें पता है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, तीन चीजें तो एटलीस्ट होती ही हैं हर एटम में। इस वजह से हमें ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम समझने की ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो और वो कहाँ से आया था? वो हमारे पास, मतलब ये तीनों चीजें कहाँ से पता चली थी? दीज थ्री थिंग्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, we found out because of experiments and also due to usual day-to-day experiences, observations. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि नाउ ये जो अभी तक हमने किया उसके आगे बता रहा हूँ कि ये जो तीनों थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एक कॉमन एग्जाम्पल या कॉमन ऑब्जर्वेशन यू मस्ट हैव सीन कि मैंने एक बलून फुलाया
और उसको मैं हेड पे रब करके और दीवार पे लगाता हूँ तो वो चिपक जाता है। करेक्ट? ठीक है। हम्म। हाँ, चिपक जाता है कभी कभार। कभी कभार नहीं, हर बार होता है अगर अच्छे से रब करेगा तो। ठीक है ना। बट अगर मैं बिना रब करे अगर लगाने की कोशिश करूंगा तो डेफिनेटली नहीं चिपकता। ठीक है। सो ये दिक्कत क्या है, ये हो कैसे रहा है? दिस वॉज, एज साइंटिस्ट ट्राई टू फिगर दिस आउट, दे रियलाइज कि ऐसा, मतलब जो एटम्स हम सोच रहे थे कि ये इनडिविजिबल है, उसके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल होगा जिसकी वजह से ये ऐसे चिपक रहा है। ठीक है। दिस इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इस तरह से डिस्कवर हुई थी और उसकी वजह से ये जो बलून है वो ऐसे दीवार पे लग रहा है। ओके। तो वहां से हमें एक, ये दिस इज द कॉमन ऑब्जर्वेशन कि यार ऐसा हो रहा है, दैट मीन्स जो एटम हमने बोला था इंडिविजिबल है वो गलत बोला था, कुछ ना कुछ उसके अंदर जरूर है। और वो वहां से फिर हम उसको चेक करने लग गए। ओके। नाउ कमिंग बैक टू आयंस, कमिंग बैक टू आयंस। आयंस में अभी तक हमने देखा कि आयंस बनते कैसे। नाउ व्हाट आर देयर नेम्स? पॉजिटिव आयन जो होता है इसका नाम दिया गया है कटायन। इसका नाम दिया गया है कटायन। एंड नेगेटिव आयन को अनायन बोलते हैं। अब बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कौन सा कटायन है कौन सा अनायन है, उसी में कंफ्यूज हो गए। होते नहीं होते? तू भी हुआ होगा। हुआ। है। हाँ, याद नहीं रहता कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव है। हाँ। तो अब मोस्टली क्या करते हैं टीचर्स, जो चीज याद करवानी है उसके लिए अब वो करेंगे शॉर्टकट कि भाई यहाँ पे कट रहा है, मतलब दिस इज हाउ वन ऑफ द टीचर्स दैट आई नो अबाउट, ही हैड टॉट मी कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसको कटायन बोल दो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कट के बाहर जा रहा है। ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसलिए कटायन बोल दो, दूसरा ऑटोमेटिकली अनायन हो गया। बट दैट इज कंप्लीट स्टूपिडिटी, क्योंकि ऐसे याद करने का कुछ मतलब नहीं है जब आपको समझ में नहीं आ रहा। ये सिंपल चीज है। नाउ दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू मेमोराइज। तेरा नाम अगर वेदांत है तो मुझे मेमोराइज करना ही पड़ेगा, उसमें मैं क्वेश्चन नहीं कर सकता कि भाई इसका नाम वेदांत क्यों है। ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे हमें याद रखना पड़ेगा, दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू मेमोराइज। एवरीथिंग एल्स, आयंस के बारे में अभी तक जो भी हमने समझा है वो समझा है, उसको याद करने की जरूरत नहीं है। वो अगर देखो समझ में आ गया कि यार ऐसे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इस तरह से वो बनता है, तो तेरे को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आया क्या समझ में? डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या? जो तू अभी तक मेमोराइज बार बार बोल रहा था कि मुझे याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, उसको चेंज करना है। ठीक है। उसको चेंज करना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टूड? हम्म। ठीक है। सो टू टाइप्स ऑफ आयंस, वन पॉजिटिव वाले को हम कटायन बोलते हैं, नेगेटिव वाले को अनायन बोलते हैं। नाउ लेट्स कम बैक टू हाउ वी स्टार्टेड, व्हिच इज द इलेक्ट्रोड्स, कैथोड एंड एनोड। हटा दूं इसको? अब लिख रहा है ना, कंटिन्यूसली लिखना है, साथ में लिखना है, क्योंकि अगली बार क्लास में आने से पहले यू हैव टू रिवाइज। ओके। कैथोड एंड एनोड। अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट में बनाता हूं, अभी भी हम साइड में ही चल रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट कैथोड एंड एनोड आर।
क्या हो रहा है यहाँ पे? इलेक्ट्रिसिटी से करंट जा रहा है, हम्म बैटरी से करंट जा रहा है। बैटरी से करंट जा रहा है और क्या हो रहा है? व्हाट इज द प्रोसेस अबाउट? एक जो चल इसको और सिंपल बनाता हूँ मैं तेरे लिए। I'm making it even more simpler for you to understand. हम्म प्रोसेस क्या है ये जो सोल्यूशन है, दिस इज H2O व्हिच इज वाटर। इस वाले इलेक्ट्रोड पे O2 निकल रहा है, इस वाले इलेक्ट्रोड पे H2 निकल रहा है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये मैंने बैटरी लगाई हुई है। ये प्रोसेस का क्या नाम है? दिस प्रोसेस is called electrolysis. इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस दोनों तरह से बोल सकते हैं। जब हमें वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकालना होता है, देन वी यूज इलेक्ट्रोलिसिस टू ब्रेक द मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल। डाउन। ठीक है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग? ऑक्सीजन जो है वो मेरा इस एनोड पे निकल रहा है। ऑक्सीजन की क्या वैलेंसी होती है? ऑक्सीजन आयन इज 2 नेगेटिव, हाइड्रोजन इज +1। ठीक है। सो व्हाट हैपेंस इज, और यहाँ पे ये जो मैंने बैटरी बनाई हुई है उसमें भी दिस इज द नेगेटिव एंड दिस इज द पॉजिटिव। हाँ, ये तो बात करेक्ट। व्हाट हैपेंस इज O2 negative is attracted towards this anode, is attracted towards this anode and नेगेटिव अट्रैक्टिव टुवर्ड्स पॉजिटिव। नहीं होता क्या ये तो बेसिक हाँ, नहीं बता क्या ये? नहीं पता है, पता है। दिस इज अ फंडामेंटल लॉ ऑफ चार्जेस। किसी भी कोई भी चार्जेस जो हैं वो इस तरह से वर्क करते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। ठीक है। दिस इज लाइक अ मैग्नेट। अगर मेरे पास दो मैग्नेट हैं, उनके दोनों के नॉर्थ साथ में लेके आऊंगा तो वो रिपेल करते हैं, दूर जाते हैं। अगर मैं नॉर्थ और साउथ को लेके आऊंगा तो वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, एकदम से पास में आ जाते हैं। दिस इज द सेम थिंग। ठीक है। बट मैग्नेट और इनमें फर्क होता है, दे आर नॉट द सेम। ठीक है। दे वर्क सिमिलरली बट दे आर नॉट द सेम। Okay, so like charges repel, unlike charges attract. That means negative will be attracted towards the positive side, and obviously positive, which is H plus, will be attracted towards the negative side. And अगर कभी होता है तो like charges will repel each other. That means positive positive एक दूसरे को दूर फेंकेंगे। आ गया ये समझ में? Now why am I telling you this? ये इसका क्या नाम था? पॉजिटिव आयन का क्या नाम होता है? पॉजिटिव का कैटायन। कटायन। तो ये जो इलेक्ट्रोड्स के नेम आते हैं, इलेक्ट्रोड्स के जो नाम आते हैं वो इधर से नाम आते हैं। कैसे? माय पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड कटायन
and it is attracted towards the negative electrode, and so this electrode is called cathode. The positive ion, which is the cation, is attracted towards the negative electrode, and therefore the electrode is called cathode. समझने की बात है, याद करने की नहीं है. हाँ. ठीक है. Similarly, my negative ion, which is called anion, is attracted towards the positive electrode, and so the positive electrode is called anode. आया क्या समझ में? ठीक है. अब ये सारी चीजें तुझे किसी भी बुक में कहीं पे भी नहीं मिलेंगी. यू विल हैव टू probably just study chemistry for a year to get to this simplification. इससे ज्यादा simplified version देखो कोई नहीं बता सकता. ठीक है. ट्राई कर लेना तू किधर से भी, because no one will ever tell you कि ये नाम कहाँ से आते हैं. हर बुक में बस बोल देते हैं अच्छा ये नाम ऐसे होते हैं, याद कर लो. बुक में, टीचर्स में, इस सब तरफ इधर आता है ये, इस तरफ ये वाला लिखेंगे, उधर ये वाला लिखेंगे. हाँ, बस यही बोलते रहते हैं हर बार. उनको वो बताते ही नहीं है कि भाई ये नाम कहाँ से आया. भाई इनका पॉजिटिव, आई मीन कहीं पे तो नाम चालू करना पड़ेगा ना. कि सपोज पॉजिटिव आयन का मैंने अब नाम रख दिया कटायन, नेगेटिव आयन का नाम रख दिया अनायन, और उधर से ही हम यूज करते जा रहे हैं. अब हर चीज का अगर मैं अलग अलग नाम रखूंगा तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा. दे आर बिल्डिंग इट लॉजिकली कि यार पॉजिटिव आयन जहां पे अट्रैक्ट होगा उस इलेक्ट्रोड को कैथोड बोल देते हैं, और नेगेटिव आयन जहां पे अट्रैक्ट होगा उस इलेक्ट्रोड को एनोड बोल देते हैं. ठीक है. और यहाँ पे कंफ्यूजन भी होता है. ठीक है. यहाँ पे कंफ्यूजन क्यों होता है? क्योंकि कटायन को हम अगर पॉजिटिव आयन समझ लेते हैं तो हमें लगता है कि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को ही कैथोड बोल देते हैं, बोलना चाहिए, बट ऐसा नहीं है. ठीक है. इन आयंस की वजह से एनोड इन इलेक्ट्रोड्स का नाम पड़ा है, नॉट द अदर वे अराउंड. ठीक है. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड again, because this will make you understand all the things further. ठीक है. And I am not just saying in this chapter but also in all the other chapters. जो तेरे को वो प्रॉब्लम आती है ना कि इक्वेशन नहीं लिखनी आती. इक्वेशन इसलिए नहीं लिखनी आती है क्योंकि हमें क्लियरली पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है. आया समझ में? जब तेरे को समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है, इक्वेशन लिखना कोई हार्ड बात नहीं है. इसका इक्वेशन लिख सकता है कि तू अब? इसका इक्वेशन इज वेरी सिंपल. हमारे पास H2O है जो कि ब्रेक हो रहा है. किसमें ब्रेक हो रहा है? दो चीजें बन रही हैं. कौन सी चीजें बन रही हैं? O2 और H2. दोनों क्या हैं? गैसेस हैं, क्योंकि ऊपर जाते हुए दिखा रहा हूं मैं. ठीक है. या फिर बबल्स बनते हैं. अब दे आर नॉट बैलेंस्ड. व्हाई आर दे नॉट बैलेंस्ड? बिकॉज H2 तो बैलेंस हो रहा है बट O जो है वो बैलेंस नहीं हो रहा. सो उसके लिए मुझे बैलेंस करना पड़ेगा. बैलेंस भी हो गया. अब कौन से इलेक्ट्रोड पे आएगा वो भी बता देता हूँ. कैसे? O2 जो है वो O2 नेगेटिव आयन बनता है. It will be attracted towards the positive side, so I will call it at anode. At anode. Similarly, this will be at cathode. प्रोसेस का क्या नाम होता है? इलेक्ट्रोलिसिस. आया क्या समझ में? कितनी क्लैरिटी आ गई है फटाक से. अंदर की चीजें अच्छे से समझ में आएंगी तो ये तो ऐसे लिख देगा तू. ठीक है. ओके. सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. इनको, और ये मैं सिर्फ, this is not in our syllabus, remember, this is nowhere in our syllabus in 11th standard.
ये सारी चीजें 9th और 10th स्टैंडर्ड में क्लियर हो जानी चाहिए थी, ठीक है। बट आई कैन अंडरस्टैंड कि ये सब नहीं होती हैं, क्योंकि दूसरे बच्चों का भी यही हालत है, और जब मैं केमिस्ट्री पढ़ रहा था तब मैं भी इसी तरह कंफ्यूज रहता था, ठीक है। मतलब सोच ले, ऑलमोस्ट 10 साल में भी कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। जब मैं केमिस्ट्री पढ़ रहा था तब भी यही दिक्कत आती थी कि मेरे को इक्वेशन लिखना नहीं आ रहा, या आयंस पता नहीं होते थे, या आयंस होते क्या है ये नहीं पता होते थे, बनते क्या है, बस आयंस पता था, बट मेरे को ये नहीं पता था आयंस और एटम्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। पॉसिबली यू आर ऑल्सो फेसिंग द सेम प्रॉब्लम्स। ओके, सो नाउ हमने ये समझा है कि भाई एनोड और कैथोड आर इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स होते हैं इन अ सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जिसमें कैथोड जो होता है ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज का क्या मतलब हुआ कि दिस इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी, एंड एनोड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी, ठीक है। और दो टाइप के आयंस होते हैं, कैटायन एनायन एंड सो ऑन, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स कम बैक टू आवर चैप्टर व्हिच इज कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। नाउ ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। सो जैसे मैंने बोला कि वो बलून वाला जो एग्जांपल है, दिस इज अ कॉमन ऑब्जर्वेशन, एंड हम लोग भी देख के कर सकते हैं। किसी एक साइंटिस्ट ने बोला कि यार ये ऐसा हो क्यों रहा है, अगर ये ऐसा हो रहा है दैट मीन्स कुछ चार्ज, कुछ ना कुछ चार्ज और अट्रैक्शन और ये सब तो चल रहा है, उसी की वजह से ऐसा जो फिनोमेना है दैट कैन हैपन, दैट इज द ओनली रीजन व्हिच कैन काइंड ऑफ explain this kind of phenomena, ठीक है। So they started finding about these charged particles, and one way to find it was this experiment called the cathode ray tube, cathode ray experiment. The experiment is very interesting. What they do is they take two electrodes in a test tube like a setting, और ग्लास ट्यूब बोल दो, कुछ भी बोल दो, और यहाँ पे ये जो है ये वैक्यूम की तरह यूज होता है, ठीक है। टू वैक्यूम पंप बेसिकली सक्शन, दिस इज अ सक्शन पंप। ये वाला जो इलेक्ट्रोड है मैंने इसको पॉजिटिव नेगेटिव वाले से कर दिया, और ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये पॉजिटिव साइड से कर दिया। दैट मीन्स दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज कैथोड, दिस इज एनोड। आर यू विद मी सो फार? ठीक है। नाउ एक्सपेरिमेंट क्या था? एक्सपेरिमेंट ये था कि उनने देखा कि इस ग्लास ट्यूब के अंदर जो गैस है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो गैस लो प्रेशर पे होनी चाहिए। लो प्रेशर का क्या मतलब होता है? प्रेशर ज्यादा नहीं डालना गैस। प्रेशर ज्यादा कब होता है? प्रेशर ज्यादा जब आप किसी सब्सटेंस में ज्यादा प्रेशर से ज्यादा अमाउंट में डालना चाहते हो कम स्पेस में। हाँ, वापस से बोल, अच्छे से बोल, इसको पकड़ने में आ रहा है तेरे को बट क्लियरली नहीं बोल रहा है। थोड़ा सा समझ के क्लैरिटी के साथ बोलने का ट्राई कर। जैसे कि एक सिलेंडर में स्पेस है लिमिटेड, तो उसमें ना कोई प्रेशर से एक सब्सटेंस को ज्यादा फिल करने की कोशिश कर रहा है। काइंड ऑफ, यस, ऑलमोस्ट देयर, बट थोड़ा सा और ट्विकिंग समझ में आना चाहिए। नाउ पहले देखो, ये प्रेशर के बारे में पता है क्या? प्रेशर क्या होता है? अगेन कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स हैं ये सारी, पहले की 9th का चैप्टर है, ये भी फोर्स में आता है प्रेशर का के बारे में। प्रेशर
इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, इसको बोलते हैं प्रेशर। ठीक है, तो जो तू बोल रहा है कि भाई हमारा एक गैस सिलेंडर ले लिया, उसके अंदर एरिया तो जो है वो फिक्स है, करेक्ट, अंदर का जो इंटरनल एरिया है वो तो फिक्स है। फोर्स कब इंक्रीज होगा? फोर्स तब इंक्रीज होगा जब उसके अंदर हम गैस को पुश करते जाएंगे। जितनी ज्यादा मैं गैस डालूंगा उतनी ज्यादा वो गैस साइड में जो सरफेस है उसके ऊपर फोर्स डालेगी। हाँ। ठीक है, एक पॉइंट के बाद ये जो प्रेशर है ये मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा कि भाई इसके बाद अगर मैंने गैस डालने का कोशिश किया तो वो जो मेरा वेसल है, जो मेरा सिलेंडर है, वही फट जाएगा। ठीक है, तो लो प्रेशर का क्या मतलब हुआ? लो प्रेशर का मतलब हुआ कि एरिया तो मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, आइडियली एरिया स्टेज द सेम। ठीक है, बलून हो तो दैट्स अ सेपरेट थिंग, बट आइडियली द एरिया स्टेज द सेम। दैट मीन्स मेरे को ये फोर्स कम करना है। फोर्स कैसे कम होगा? जब इस जगह में से, सेम एरिया में से जो पहले एयर थी वो कम हो जाए, उस एयर को कम करने के लिए ही ये सक्शन लगा रखा है। अगेन समझने की बात है, रटने की नहीं। ठीक है, सो गैस गैस जो है वो लो प्रेशर पे और हाई पोटेंशियल डिफरेंस पे, हाई पोटेंशियल डिफरेंस पे, क्या मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस का? फॉर्मूला। मतलब फॉर्मूला और मतलब आर नॉट द सेम थिंग, कंफ्यूज मत हुआ कर। नहीं पता, हम्म, याद नहीं है। फिर से डेफिनेशन याद की थी। देख वेदांत, हर बार तू याद नहीं बोलेगा उतना ज्यादा तू समझ नहीं पाएगा। ठीक है, अब समझना चालू कर। दैट मीन्स ऐसी चीजें, पोटेंशियल डिफरेंस चीज जैसी चीजें अगर तू समझ नहीं पाएगा तो आगे की चीजें नहीं समझ में आएंगी। स्पेशली 11th 12th में तो बिल्कुल नहीं समझ में आएंगी। फिजिक्स में तो बिल्कुल परेशानी आएगी तुझे, क्योंकि 12th में जो फिजिक्स है उसमें बहुत सारा मतलब इलेक्ट्रिसिटी भर भर के है। ठीक है, और अगर तेरे पास बुक नहीं है तो बुक खरीद के देख लेना। इलेक्ट्रिसिटी इज क्रेजी इन 12th। That means you can't remember things, you have to understand things. ठीक है, now let's understand gas in this chamber। जो गैस होनी चाहिए वो लो प्रेशर पे होनी चाहिए। लो प्रेशर का मतलब जो इसमें जितनी गैस आ सकती है उससे हमें कम करना है, उसको कम करने के लिए ही सक्शन लगा रहे हैं, so that the force on the glass is less। आ गया समझ में? ठीक है, एंड हाई वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस लिख देते हैं। हाई पोटेंशियल डिफरेंस मींस कि ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं, ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है कि दो चीजें, दो चीजों के बीच में जो गैप है। ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। अगर मेरे पास एक पत्थर है, ठीक है, मैं उस पत्थर को सेकंड फ्लोर पे लिया, ग्राउंड फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे लिया है और वहां से नीचे गिराया। ठीक है, क्या उससे गड्ढा बड़ा बनेगा? या अगर मैं सेम पत्थर को फिफ्थ फ्लोर पे ले गया और वहां से मैंने ड्रॉप कर दिया, क्या उससे गड्ढा ज्यादा बड़ा बनेगा? विच वन विल? ट्वेल्थ, फिफ्थ फ्लोर से। कैसे समझ में आया तुझे? क्योंकि वो हाई स्पीड से गिरेगा। हाई स्पीड से गिरेगा, बट हमने 10th में या 9th में ये भी देखा है कि कहाँ से आती है वो स्पीड? दैट एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है उस स्टोन के अंदर स्टोर हो जाती है, और वो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, दैट मीन्स व्हाट?
कि जितनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी इस स्टोन के अंदर होगी उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी भी इस स्टोन के अंदर आएगी। आ रहा है, रिकॉल हो रहा है क्या ये? हाँ ठीक है। नाउ तो पोटेंशियल डिफरेंसेस जब मैं सेकंड फ्लोर से डाल रहा हूं तो मेरा जो पोटेंशियल डिफरेंस है ग्राउंड फ्लोर और सेकंड फ्लोर का वो इतना सा है। ठीक है। हाँ और इसका वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू ग्रेविटी का क्या होता है, mgh से हम चेक करते हैं। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी जब हम ग्रेविटी के अगेंस्ट पोटेंशियल एनर्जी चेक करते हैं तो mgh से हमें मिलता है वो। mg इज द फोर्स, h इज द डिस्टेंस। ठीक है। उस पर हम नहीं जाऊंगा, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। सो ग्राउंड फ्लोर और सेकंड फ्लोर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है वो इतना है, और ग्राउंड फ्लोर और फिफ्थ फ्लोर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इतना है। क्लियरली जिसमें ज्यादा गैप होगा, जिसमें ज्यादा फोर्स के साथ वो नीचे जाएगा, वहां पे उसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी। सो हाई पोटेंशियल डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स मीन हाई पोटेंशियल डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट मीन कि कैथोड और एनोड, ठीक है, कैथोड और एनोड और बैटरी के जो दो पोटेंशियल, जो दो पीसेस हैं, उन दोनों के बीच में ज्यादा गैप है। ठीक है। ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है। आ रहा है क्या समझ में? अगर एक बैटरी से मेरा पोटेंशियल डिफरेंस इतना है तो अगर मैं यहाँ पे 3 बैटरी लगा दूंगा ज्यादा हो जाएगा। तो वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। तो वो 3 गुना हो जाएगा, इतना है तो वो उसका 3 गुना हो जाएगा। ठीक है। सो यहाँ पे इन दिस चेम्बर जो गैस है उसके ऊपर 2 कंडीशंस होनी चाहिए। 1 लो प्रेशर, सेकंड हाई पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। दैट मीन्स इधर जो गैस है उसमें ज्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। दैट मीन्स खींचने का पावर। ठीक है। जैसे फ्लोर वाले फिफ्थ फ्लोर से जो वो पत्थर खींच के नीचे जाएगा वो ज्यादा होता है। आ गया समझ में? अब ये क्यों चाहिए, ये क्यों चाहिए? ये इसलिए चाहिए because the gas breaks down, because the gas breaks down and a current is formed. ठीक है। ये जो इसके अंदर की गैस थी वो ब्रेक डाउन हो रही थी और एक करंट पास होने लग गई थी। ठीक है। नाउ क्या ये दोनों इलेक्ट्रोड्स एक दूसरे से कनेक्टेड है? नहीं, नहीं है, उनके बीच में गैप है। उस गैप के अंदर क्या है? गैस है। गैस। ठीक है। अब क्या होता है, ये जो गैस है यूजुअली तो पास थोड़ी करती है। अगर ऐसे गैस, कोई भी गैस जो होती अगर वो पास करती तो हम तो इलेक्ट्रिक शॉक में जी रहे होते। ठीक है। हमने स्विच ऑन किया और हमारे को सबसे पहले शॉक लगता, बट ऐसा नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस एक तो कम रहता है और प्रेशर भी ज्यादा रहता है इन यूजुअल केसेस। बट इन एन एक्सपेरिमेंट वी कैन कंट्रोल थिंग्स। सो हमने पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज कर दिया और प्रेशर भी कम कर दिया। उसकी वजह से क्या होता है, जो इधर की गैस होती है ये टूट जाती है। ठीक है। डिटेल में उसको बाद में देखेंगे, वो फिजिक्स में भी, फिजिक्स में ज्यादा आता है। दैट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर वर्क हियर। वो कैसे टूटती है, ब्रेक डाउन होती है, वो दैट्स नॉट आवर कंसर्न। बट व्हाट हैपेंस इज उस ब्रेक डाउन की वजह से देयर इज अ करंट दैट स्टार्ट्स मूविंग। ठीक है। और वो करंट कैसे चलती है? एनोड से कैथोड की तरफ। एनोड से कैथोड की तरफ। हाँ। करंट तो हमेशा एनोड से कैथोड ही जाएगी क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव ही होता था करंट का। ठीक है। वो तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है जो उल्टा चलता है। नेगेटिव। ठीक है। बट करंट अगर फॉर्म हो रही है तो उनने और क्या चीज देखी, उनने ये देखा कि एक कोई रे भी
इस तरह की कोई रे जो कि दिख नहीं रही है, इनविजिबल रे was forming between the cathode and the anode, and the direction of the ray was from cathode to anode. ठीक है, अब उनको कैसे पता कि ऐसे रे बन रही है? उनने क्या किया, इसको चेक करने के लिए इधर होल्स बना दिए, एनोड के ऊपर होल्स बना दिए। ठीक है, वो अभी भी खींच रहा है, वो अभी भी चीज को खींच रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही है, बट इसके बीच में होल्स हो गए, सो दैट क्या होता है, ये जो चीज है, ये जो रे फॉर्म हो रही है, ये ट्रांसमिट होके पीछे की तरफ चली जाए। और पीछे उनने क्या कर दिया, दे कोटेड इट विद अ फ्लोरेसेंट मटेरियल। फ्लोरेसेंट मटेरियल, फ्लोरेसेंट मटेरियल इज जैसे नियॉन होता है, कुछ भी होता है जो बेसिकली उस पर अगर कुछ लगती है, इस तरह की रे जब लगती है तो वो चमकता है। ठीक है, सो इस तरह से उनने लगा दिया टू चेक कि भाई जो हम रे सोच रहे हैं, जो कैथोड से एनोड जा रही है, अगर ये जो पीछे का मटेरियल है ये चमक रहा है, इफ इट्स लाइटिंग अप, देन वी नो दैट देयर इज सम डायरेक्शन उस तरफ है, की डायरेक्शन उस तरफ है। कॉमन सेंस, ठीक है, इस यही समझने की बात है। सो बस इस तरह से जब हमें डायरेक्शन पता चल गया, इन रेस को हम कैथोड रे बोलने लग गए। इन रेज को हम कैथोड रेज बोलने लग गए। क्यों बोल रहे हैं कैथोड रेज? बिकॉज दे आर इमर्जिंग फ्रॉम कैथोड, कैथोड से इमर्ज हो रही हैं और एनोड की तरफ जा रही हैं, इसलिए हम इनको कैथोड रेज बोलने लग गए। आ रहा है कि अभी तक समझ में अच्छे से घुस रहा है दिमाग में? गुड, ठीक है। नाउ अभी तक तो मैंने सिर्फ कैथोड रेज के बारे में बताया। क्वेश्चन इज कि हमने ये एक्सपेरिमेंट किया क्यों था? एक्सपेरिमेंट इसलिए किया था क्योंकि ये कैथोड रेज हमने देखी हैं, एंड नाउ वी वांट टू फाइंड ये रेज जो हैं ये बनी हुई किससे हैं, व्हाट आर दीज रेज मेड अप ऑफ? ओके, मेड अप ऑफ। तो उसके लिए क्या किया हमने, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज की, विच इज, थोड़ा सा मैं इस डायग्राम को चेंज करूंगा। मैंने एक इस तरह से यहां पे मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड, थोड़ा सा ये जो डायग्राम है, ये ऑब्वियसली जो बोर्ड पे मैं बना रहा हूँ, इट्स नॉट एज क्लियर, यू कैन सी द diagram on your in your book, which is much more clearer. It is on page 28. वहां पे और अच्छे से देखो, समझ में आएगा। क्या हुआ, तेरा वीडियो बंद हो गया? अच्छा सॉरी। दिख गया क्या तुझे? हाँ दिख गया। ऑब्वियसली बुक का जो डायग्राम है, दैट विल बी मच मोर क्लियरर। ठीक है, बोर्ड पे इतना क्लैरिटी आ नहीं पाती है, बट क्लियर है? शैल वी कंटिन्यू? अच्छे से समझ में आ गया? नाउ दिस इज एनोड, सॉरी, दिस इज एनोड एंड दिस इज कैथोड। ठीक है,
यहाँ पे मैंने इस तरह से बनाया है कि ये जो है दिस इज माई एनोड और इसके बीच में एक होल है, ठीक है, ये होल दिख रहा है। हाँ अब क्या हो रहा है, ये कैथोड रे जो बन रही है ये इस होल के थ्रू पास हो रही है हाँ और वो इधर सामने जा रही है। अब इसके हाँ रास्ते में मैंने क्या किया, बिकॉज मेरे को ये देखना है कि यार ये कैथोड रे जो है इसका प्रॉपर्टीज मटेरियल क्या है, ये किस तरीके की चीज है, ठीक है। तो उसको क्या कर रहे हैं हम, एक मैग्नेटिक फील्ड विच इज द नॉर्थ साउथ, यू कैन सी इन द डायग्राम, ठीक है। मैं हाँ बुक के डायग्राम से समझा रहा हूँ, यू कैन ऑल्सो फोकस ऑन इट, उसमें क्लियरली समझ में आएगा, हाँ ठीक है। नॉर्थ साउथ विच इज सामने की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो सिर्फ पहले मैग्नेटिक फील्ड पे समझते हैं, सामने की तरफ, दैट मींस अगर मेरे सामने से ऐसे इलेक्ट्रॉन बीम सॉरी कैथोड रे जा रही है तो माय मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इज व्हाट, उस तरफ, अंदर की तरफ है ना, हाँ ठीक है। अंदर अब ये 10th में किया हुआ है तूने, तो इफ अ चार्ज्ड करंट, अगर एक करंट वायर एक मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू जाता है, हाउ डू वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन इट। एक वायर है मैग्नेटिक, एक मैंने वायर लिया और मेरी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ है और उसमें एक मैंने वायर रख दिया जिसमें करंट ऐसा जा रहा है, इस पे फोर्स कहाँ लगेगा वो कैसे पता चलता है मुझे। परपेंडिकुलर लगता है। तो पेंडिकुलर तो लगता है बट डायरेक्शन कैसे पता चलेगा। नेगेटिव। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल होता है ना कुछ, हाँ क्या होता है। वेक्टर्स कर लिए क्या तूने मैथ्स में, नहीं। नहीं किया अभी तक। क्या होता है क्विकली, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, हाँ अगर मेरे पास ये जो मेरी उंगली है दिस इज माय करंट एंड दिस इज माय मैग्नेटिक फील्ड, तो ये क्या देता है मुझे, फोर्स। डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। लेट्स सी इफ दिस इज ट्रू, अगर मेरा करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे नहीं, सो दिस इज रॉन्ग, ठीक है, दिस इज रॉन्ग, हाँ ये वाला है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज होता है इसमें, ठीक है। लेफ्ट हैंड रूल जो होता है वो होता है करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बताने के लिए, ठीक है। गो बैक टू योर 10th स्टैंडर्ड एंड बुक एंड सी, ओके। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज करते हैं, वेक्टर्स जब तू समझ लेगा तो एक बेटर अप्रोच भी समझ में आती है, उससे और क्लियर हो जाता है, उसमें कंफ्यूजन कम हो जाता है। फ्लेमिंग ये रटना नहीं पड़ेगा कि फ्लेमिंग्स रूल कौन सा होता है, ओके। सो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में क्या बताते हैं कि my index finger is the direction of the magnetic field, my middle finger is the direction of the electric current। तो अगर मेरी इस तरह से रे जा रही है कैथोड रे, ओके, और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की तरफ अगर हम देखते हैं, ये जो मेरी इंडेक्स फिंगर है दिस शुड बी पॉइंटेड इन द मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो इट शुड बी पॉइंटेड इनवर्ड्स, दिख रहा है। हाँ दिक्कत। बट और ये जो मिडिल फिंगर है दिस शुड बी पॉइंटेड टुवर्ड्स द कैथोड रे, हाँ कैथोड रे। हाँ तो ये आउटपुट। ऐसे टिल्ट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा मेरा हाथ, ठीक है। थोड़ा सा क्लियर नहीं आएगा समझ में, हाँ तो आ रहा है क्या, दिख रहा है क्या समझ में, यू कैन यूज योर हैंड ऑल्सो, हाँ ठीक है। हाँ, सो ये जो मेरा इलेक्ट्रिक करंट वाला है इट शुड बी आउटवर्ड्स, क्योंकि कैथोड रे मेरा उस तरफ जा रहा है, बट उसकी वजह से जो इस पे फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड्स लगेगा, ठीक है।
बट ये जो करंट हम लेते हैं दिस इज फॉर पॉजिटिव चार्ज, करंट का डायरेक्शन हम पॉजिटिव चार्ज की तरफ से लेते हैं, हाँ। करेक्ट। बट जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया था उनने क्या देखा कि ये कैथोड रे जब सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड से पास हो रही है देन इट वाज गोइंग डाउन, पॉइंट सी की तरफ जा रही है वो। हाँ। तीन जस्ट अ पॉइंट पर सेकंड, सॉरी। 3 पॉइंट पर जा रही है ए बी। हाँ 3 पॉइंट दिखा रहे हैं बट हम एक बाय एक पॉइंट को कर रहे हैं पहले, ठीक है। सो फर्स्ट हम लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। डू यू नो व्हाट एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज? हाँ, पर्टिकुलर एरिया जिसमें अट्रैक्ट हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी। अगेन ठीक ठाक। सो बेसिकली दो प्लेट्स लगा दी मैंने, एक पॉजिटिवली चार्ज है एक नेगेटिवली चार्ज है, और दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं अकॉर्डिंगली। सो ये जो कैथोड रे है, जब मैं ऊपर वाला जो है मेरा वो पॉजिटिव है, नीचे वाला जो है वो नेगेटिव है, और इसके अंदर से मेरी रेज आ रही है, तो इनने क्या देखा, जब सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड हटा दी या बंद कर दी, ठीक है। जब सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं तो ये जो रे है कैथोड रे इट वाज गोइंग अप, इट वाज गोइंग अप। क्या मतलब हुआ कि ऐसे मेरा है ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, इसमें से जो रे जा रही है ये ऊपर की तरफ बेंड हो गई। ऊपर की तरफ बेंड होने का मतलब क्या हुआ, दैट द पॉजिटिव साइड is attracting it, it is getting attracted towards the positive side। वो कब होगा, वो कब होगा, किस टाइप का चार्ज होगा इसमें तब, जब हो सकता, नेगेटिव हो सकता है तब, ठीक है। तो ये देखा। सिमिलरली जब उनने देखा कि ये जो रे है मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू जा रही है तो वो नीचे की तरफ जाती है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड। अगर अब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दी, ठीक है, if I remove the electric field and only apply the magnetic field, what they saw was that this cathode ray was deflecting downwards at a point C, which I want you to apply Fleming's rule, ठीक है, लेफ्ट या राइट जो भी है वो खुद से देखना and tell me how this will work, ठीक है, जिससे कि देखो समझ में भी आए और रिकॉल भी हो, ओके। तो उससे भी क्या पता चला कि ये जो नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है ये नेगेटिवली चार्ज्ड का है। इन दोनों ऑब्जर्वेशन से उनको पता चला दैट दिस रे इज नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है। इन इन दोनों ऑब्जर्वेशन से उनको पता चला कि ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। एंड फिर उनने जब कंट्रोल किया, दैट मीन्स दोनों मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड को कंट्रोल करके किया, तो दे कैन नाउ मैनिपुलेट दिस थिंग, इस कैथोड रे को वो मैनिपुलेट कर सकते थे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को का वेरिएशन करके। दे कुड गेट इट टू अ पॉइंट व्हिच वाज राइट इन द मिडिल, ठीक है। उसकी वजह से क्या हो रहा था, उसकी वजह से वो कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक है। ए और सी के ऑब्जर्वेशन की वजह से हमें क्या पता चला, दैट द कैथोड रे वाज नेगेटिवली चार्ज्ड, एंड बी की वजह से they could do calculations like E upon ME, इस तरीके की कैलकुलेशंस कर सकते थे कि उसका क्या चार्ज, ओ सॉरी, चार्ज अपॉन मास का रेशियो क्या होगा, ठीक है। सो थॉमसन ने यूजिंग दिस सेटअप he could find this ratio which is given in your book as 1.75 into 10 to the power 11 coulomb per kg, ठीक है। ये कैलकुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट थी
क्योंकि उस टाइम तक हमें ये नहीं पता था कि मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या होता है। हमें चार्ज पता था बट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पता था। तो इस तरह से हमें पता चला, और इसी की वजह से कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से ही हमने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज जो है, हमने उस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया। हमने बोला कि यार ये जो कैथोड रे के अंदर चीज है, पार्टिकल है, पार्टिकल की वजह से जो बन रही है वो रे, उस पार्टिकल को का देखा कि यार ये जो पार्टिकल है दिस इज नेगेटिवली चार्ज, एंड दिस पार्टिकल को नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और फिर हमने उसका चार्ज और मास का रेशियो भी निकाला। ओके, इस तरह से we found this variation out. This was a very important experiment to figure out electron. ठीक है, और ये जो सेटअप है, ये जो कैथोड रे ट्यूब है, इस सेटअप को कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं। दिस सेटअप इज आल्सो was used in televisions। जो पहले टेलीविजन होती थी, ठीक है, वो बड़े से डब्बे आते थे मॉनिटर्स के, टीवी और कंप्यूटर्स के, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के आते थे ना पहले। ठीक है, सो दे वर यूजिंग कैथोड रे ट्यूब्स। ठीक है, इस तरह से वो डिफ्लेक्ट करके अलग अलग चेंज करके वो स्पार्क बनाते थे, और उसकी वजह से हमें दिखता था टीवी पे। ठीक है, सो दैट्स इट। आज हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। ठीक है, अगली बार से हम और कंटिन्यू करेंगे विच इज द एटॉमिक मॉडल्स, जहाँ पे और मजा आएगा। ठीक है, दैट विल बी अ लॉट मोर फन। अभी तो हम सिर्फ एक्सपेरिमेंट समझने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर नेक्स्ट क्लास विच विल बी ऑन ट्यूसडे, आई वांट यू टू डू वन, एक तो ये समझ के आना है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, कैसे वर्क करता है, द राइट हैंड लेफ्ट हैंड रूल ऑफ फ्लेमिंग, विच एवर रूल अप्लाई। सेकेंड, I want you to read Millikan's oil drop method, which is the green box on page 29. हाँ, ठीक है, इसको पढ़ के आना और इस पे थोड़ा सा रिसर्च करके आ कि ये कैसे हुआ था। दिस इज अ वेरी कूल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इट्स अ वेरी कूल एक्सपेरिमेंट। इतना कूल है कि मतलब ऐसे समझ कि बारिश गिर रही है एंड यू डू समथिंग बेसिकली एक्सपेरिमेंट में, एंड यू कैन कंट्रोल द ड्रॉप्स। ठीक है, कि भाई आप बोलोगे तो वो ड्रॉप्स ऊपर चल जाएंगी, ऊपर तो नहीं जाती है खैर, बट हाँ यू कैन एक्चुअली मेक देम गो अप ऑल्सो, बट यू कैन चेंज देयर मोशन। अगर वो x स्पीड से गिर रही हैं तो तू उसको x माइनस वाई कर सकता है, स्लो डाउन कर सकता है, या x प्लस वाई कर सकता है, फास्ट कर सकता है, या फिर उनको बस स्टैग्नेंट मतलब हवा में ही छोड़ सकता है। ओके, दैट मीन्स इट गिव्स यू सुपर पावर्स, or at least it gave Millikan superpowers. Okay, चल ठीक है, so we'll end it today here. Okay वेदांत, ठीक है चल। अच्छा, और तेरे कोई फ्रेंड्स हो, उनको भी अगर केमिस्ट्री में दिक्कत आ रही हो तो बता दे, क्योंकि फिर एक बार चैप्टर अच्छे से चालू हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगी आगे समझने में उनको। ठीक है, सो चेक विद एनी ऑफ योर फेलो 11th में कोई फिजिक्स में कोई आता हो जिसको केमिस्ट्री की जरूरत हो, सो दैट ऑन ट्यूसडे बोथ ऑफ यू और 3 ऑफ यू और 4 ऑफ यू जितने भी लोग हैं वो सब साथ में कंटिन्यू कर पाए। वरना चैप्टर अगर आगे बढ़ गया तो फिर वो इस चैप्टर में नहीं कंटिन्यू कर सकते, देन दे हैव टू वेट टिल द नेक्स्ट चैप्टर बिगिंस। ठीक है, तो देख ले कोई भी तेरे फ्रेंड्स हो और तेरे को भी जैसा भी लगता है उस तरह से उनको बोल देना।